हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का क्लास में। एक बार आवाज़ चेक करके बताइएगा कि आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जल्दी से बताइएगा। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ें। हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक किया था, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस, एग्जाम्पल्स ऑफ सम डायरेक्ट सम्स। उसके बाद हमको आज की क्लास में करना है कोसेंट स्पेस, लीनियर स्पैन और प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पैन। ठीक है, ये टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस मैंने आपको बताया था कि v को लिखते हैं W1 और ऐसे डायरेक्ट सम W2 अगर पहला W1 W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि W1 इंट V बराबर W1 प्लस W2। और तीसरी कंडीशन होती है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज सिंगलटन जीरो। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं कि V जो है वो डायरेक्ट सम है W1 W2 का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ पहले बता दीजिए। यहाँ तक सब ठीक है? अच्छा, अभी प्रत्यय का शायद टेलीग्राम पे क्वेश्चन आया है। मैं उस पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस होऊंगा, बट थोड़ी सी बात ऐसे बता देता हूँ। देखो, अगर कोई सेट इरेशनल नंबर का, प्रत्यय इसी क्लास में है कि शोध बैच में है? अगर पूरा सेट ऑफ इरेशनल नंबर देखोगे तो वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर आप एक सबसेट उठाते हो इरेशनल नंबर का तो वो काउंटेबल भी तो हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई सेट है जिसमें इरेशनल नंबर्स हैं तो वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा। जैसे अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसमें √2 √3 लिख दूं, तो ये हैं तो ये दोनों इरेशनल नंबर ही, लेकिन ये सेट तो फाइनाइट है ना, तो काउंटेबल है। तो पूरा सेट ऑफ, अगर कोई सेट है जिसमें सारे ही इरेशनल हैं तो वो जो है आपका पूरा सेट ऑफ इरेशनल है, अगर वो, तब तो वो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर सेट ऑफ इरेशनल नंबर कोई सबसेट है तो वो देख के देखना पड़ेगा कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। समझ रहे हो? आई बात समझ में? बोलो। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं। हाँ, अब एक थ्योरम है। कल हमने एग्जांपल्स कई सारे करे थे। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अच्छा, प्रत्यय, वही मैं पूछ रहा था, प्रत्यय यहीं पे है कि नहीं। देखो, प्रत्यय के क्वेश्चन का जवाब दे रहा था मैं, टेलीग्राम पे आ रहा था, देखना ध्यान से। थ्योरम है एक,
थ्योरम कहती है कि मान लीजिए V over F is a vector space and W1, W2 be subspaces of V. B subspaces of V, ठीक है ना. Then V will be direct sum of W1 and W2 if and only if पहला V बराबर if and only if for every x belongs to V there exists for every x belongs to V x बराबर U plus V, U belongs to W1, V belongs to W2 for unique vectors यहां पे बल्कि ये लिख दो फॉर यूनिट वेक्टर्स U belongs to W1 and V belongs to W2. क्या मतलब है इसका मैं समझाता हूं, ठीक है. स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर V को W1 W2 का डायरेक्ट सम होना है तो हर x जो V में है उसको आप U प्लस V लिख पाएंगे फॉर यूनिक वेक्टर्स U बिलोंग्स टू W1 एंड V बिलोंग्स टू W2. जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो R2 है, R2 क्या था आपका, R2 था आपका x1, x2 कह दो, जहां x1 x2 दोनों रियल नंबर्स हैं, है ना, याद है. और मैंने कहा था कि अगर आप W1 लेते हैं जिसमें x1, 0 टाइप के एलिमेंट है जहां x1 रियल नंबर है, और अगर आप W2 लेते हैं जो 0, x2 टाइप का है जहां x2 रियल नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि जो R2 है इन दोनों का डायरेक्ट सम होता है, W1 डायरेक्ट सम W2, है ना. और अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी x1 x2 लिखोगे ना, कोई भी x1 x2, ध्यान से ये ऑब्जर्व करना, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R2, x1 x2 को आप लिख सकते हैं x1, 0 प्लस x2, 0 यूनिकली. और किसी प्रकार से आप x1, x2 को एक वेक्टर इसका प्लस एक वेक्टर इसका नहीं लिख सकते. तो यहां जो x1 0 x2 0 है वो यूनिक वेक्टर हैं. x1 0 ये जो है ये W1 का है, x2 0 जो है वो W2 का है. जैसे एग्जांपल के लिए 1, 3 है, 1, 3 को अगर एक वेक्टर इसका प्लस एक वेक्टर इसका लिखना है तो आप केवल यही लिख सकते हो 1, 0 प्लस 0, 3. और किसी तरीके से 1, 3 को आप दो वेक्टर का सम नहीं लिख सकते जहां पहला W1 से आए दूसरा W2 से आए. यही बात ये कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट सम है तो जितने भी वेक्टर V में होंगे उनको आप W1 और W2 के वेक्टर्स का सम लिख पाओगे यूनिकली. कैसे लिख पाओगे? यूनिकली, ठीक है. ओह हाँ सॉरी, 0, x2 होगा, यहां पे 0, x2 होगा, ठीक है. आई बात समझ में? हाँ सूरज आप सही बोल रहे थे. मैंने कहाँ बोला कि आप गलत बोल रहे थे? मैंने कहा था क्या कि आप गलत बोल रहे हो? मैंने कहा था ये सब चीजें आएंगी. आपको हो सकता है पहले से पता हो, कुछ लोगों को और पहले से पता हो, मतलब पता होना कोई गुनाह नहीं है, बट इंतजार किया करो, मैं भी बताऊंगा जो तुमको पता है. कल ही मैंने आपको समझाया था क्लास में. निखिल कह रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत बेसिक है, प्लीज इंक्रीज लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. फिर मैं वही बोलूंगा, आप लोगों को पुनः बोलूंगा ये बात कि कृपया मुझे ना बताएं कि कैसे पढ़ाना है. वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कृपया मुझे ना बताएं कि कैसे पढ़ाना है. ठीक है निखिल, जैसे आपको ये आसान लग रहा है हो सकता है ये भी किसी को मुश्किल लग रहा हो. एक्चुअली दिक्कत क्या है पता है हमारे पढ़ने की, जो हमको समझ में आ जाता है ना वो हमको आसान लगता है. मुश्किल क्या लगता है? जो हमसे नहीं हो पाता है वही मुश्किल लगता है बस. ठीक है, हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, मैं अपने हिसाब से कराऊंगा जो मुझे कराना है. अब ये क्यों होता है? इफ यू लुक एट द प्रूफ, तो इसमें क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है तो दो पार्ट हैं, कन्वर्स पावर्ट. मैं प्रूफ नहीं करा रहा इसका, लेट्स नॉट डू द प्रूफ.
इसको प्रूफ में इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आज मुझे कवर करने हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू प्रूफ्स, ठीक है। बट ये फंडा सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप डायरेक्ट सम बोलते हैं तो हर एलिमेंट जो वी का है वो यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए एज अ वेक्टर फ्रॉम डब्लू, सम ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम W1 एंड W2, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कल मैंने आप लोगों को कई सारे एग्जाम्पल दिए थे डायरेक्ट सम के, है ना। बहुत बेसिक लग रहा है ये, बेसिक ही है वैसे। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक से अधिक सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम लिखना है तो, एक से अधिक सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम लिखना है तो, ठीक है। तो V अगर मैं लिखना चाहता हूं कि W1 W2 W3 का डायरेक्ट सम है, ऐसे आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। इफ एंड ओनली इफ, पहला पहला तो यही रिक्वायरमेंट है कि W1 W2 W3 मस्ट बी सब स्पेसेस ऑफ V, सारे के सारे। दूसरा कि V मस्ट बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू V, x इज इक्वल टू सम U1 प्लस U2 प्लस U3, जहां पे UI जो है वो WI का एलिमेंट है, फॉर एवरी I रनिंग फ्रॉम 1 to 3। मतलब हर वेक्टर जो V का है वो इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, एक वेक्टर W1 का प्लस एक वेक्टर W2 का प्लस एक वेक्टर W3 का। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि जब आप W1 का इंटरसेक्शन लें W2 के साथ तो उसमें केवल 0 आना चाहिए। जब आप W1 का इंटरसेक्शन लें W1 का सम करें W2 के साथ और फिर इंटरसेक्शन लें W3 के साथ, तो वो भी सिंगलटन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 का है तो ऐसे करेंगे, ऐसे अगर n वेक्टर्स, n आपके पास अगर सब स्पेसेस हैं तो डायरेक्ट सम कब होगा, अगर आपके पास n नंबर ऑफ सब स्पेसेस हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है V बराबर W1 डायरेक्ट सम W2 डायरेक्ट सम सो ऑन WN तक अगर आप करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगा, पहला कंडीशन यही होगा कि W1 W2 एंड सो ऑन WN आर सब स्पेसेस, पहली कंडीशन यही है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो V होना चाहिए वो W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN के बराबर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन प्लस WI माइनस 1, है ना, तक अगर मैं जाऊं और इसका जैसे ही इंटरसेक्शन में WI के साथ लूं तो इंटरसेक्शन में केवल 0 वेक्टर आना चाहिए फॉर एवरी I रनिंग फ्रॉम 1 to अप टू N, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो मैं कह दूंगा कि जो आपका V है वो W1 W2 WN का डायरेक्ट सम है, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, इसी तरीके से n टर्म्स का होगा, ठीक है ना। बोलो भाई।
हाँ, रोशन कह रहे हैं कि आई टू से होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई टू से होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे आई माइनस वन है ना, आई माइनस वन है, तो अगर आप वन रख दोगे तो डब्ल्यू नॉट जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, आई को टू से ही लो, 2 3 अप टू सो ऑन एन माइनस वन, जैसे एन तक भी ले जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एन। तो डब्ल्यू आई जो है टू से लेकर के एन तक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जब आप वन रखोगे तो डब्ल्यू नॉट इज नॉट डिफाइंड, आइदर यू टेक डब्ल्यू नॉट टू बी जीरो, बट वो कोई मतलब नहीं रखता। तो आप ऐसा करोगे कि आप टू से स्टार्ट करोगे, टू से लेकर के एन तक, एन माइनस वन यहाँ है, यहाँ एन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ भाई कमेंट्स में, थोड़ा कमेंट आपका मेरे पास देर में पहुंचता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, सपोज करो v इज इक्वल टू, अच्छा वो भी चलेगा यहाँ पे, जैसे ये भी है एक डेफिनेशन, ये भी आप लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कंडीशन लिख सकते हो, थ्योरम करके, इफ यू वांट यू कैन राइट। ये भी चल जाएगा कि अगर v को आप लिखना चाहते हो W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन WN, डायरेक्ट सम, इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू, मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू v implies x is uniquely expressible as elements of W1 W2 Wn, ठीक है ना, जहां ui belongs to wi है फॉर एवरी i रनिंग फ्रॉम 1 to up to n। तो ये जो रिजल्ट है वो यहां पे भी होल्ड करेगा आपका, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखना, मान लो मैं v ले लेता हूं R3 के वेक्टर्स आपको ए बी सी पता ही है, ऐसे होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप के, जहां ए बी सी सब आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स। सपोज आई एम टेकिंग W1 टू बी दिस, ए कॉमा जीरो, जहां ए रियल नंबर है। अब ए से घबराओ मत, आप एक्स लिख लो। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था, सेट पढ़ना आपको आना चाहिए। W1 में कौन से वेक्टर ले रहा हूं मैं, जिसके सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट जीरो है। W2 में कौन से ले रहा हूं, जिसका फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट जीरो है। ऐसे पढ़ा करो, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम एक्स वाई जेड एबीसी मैच कराओगे तो फिर समस्या हो जाएगी। 0 0 Z, जिसके फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट जीरो है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली बात कि ये सारे के सारे सब स्पेसेस हैं, ऑल दीज W1 W2 W3 दे आर सब स्पेसेस ऑफ V। पहली चीज हो गया। दूसरा चीज ये है कि अगर आप देखो तो कोई भी वेक्टर अगर आप ए बी सी लेते हो, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू वी, आप ए बी सी को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट ए बी सी एज दिस, क्या, ए कॉमा जीरो प्लस 0 B कॉमा 0 प्लस 0 C लिख सकते हो कि नहीं। ये किसका वेक्टर है, W1 का, ये किसका है, W2 का, ये किसका है, W3 का। तो हर V का वेक्टर इज सम ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम W1 W2 W3। इसका मतलब ये हुआ कि जो V है वो W1 प्लस W2 प्लस W3 हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ मुझे, व्हाट इज द एलिमेंट कॉमन इन W1 एंड W2। देखो W, ध्यान समझना, W1 में आने के लिए क्या होना चाहिए, W1 में आने के लिए सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, और W2 में आने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। मतलब जो W1 W2 में दोनों में आ रहा है, उसका सेकेंड और थर्ड भी जीरो हो गया, फर्स्ट भी जीरो हो गया, मतलब सारे कोऑर्डिनेट जीरो हो गए। इसका मतलब इसमें केवल जीरो वेक्टर आएगा, 0 0 0, है ना। बस डेफिनेशन को देखा करो, सब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब आप W1 प्लस W2 करोगे तो W1 प्लस W2 करके देखो एक बार, इनको जोड़ोगे तो क्या वेक्टर्स आएंगे इसमें आएगा x कॉमा वाई कॉमा, क्या हो जाएगा ये, x कॉमा वाई कॉमा 0 और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। जोड़ने पे इसको जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो तो x कॉमा वाई आ जाएगा ना, x प्लस 0 इज x, वाई 0 प्लस वाई इज वाई, एंड 0 प्लस 0 इज 0। अब जब आप W1 प्लस W2 का इंटरसेक्शन W3 के साथ करोगे, तो W3 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा,
W1 प्लस W2 में जो वेक्टर हैं उनका थर्ड कोऑर्डिनेट जीरो है, W3 में जो वेक्टर है उनका फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो है। तो जो W1 प्लस W2 में भी हो और W3 में भी हो, उसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों कोऑर्डिनेट जीरो हो गए। इसका मतलब इसमें 0,0,0 आएगा केवल, और इसलिए आप कह दोगे कि जो V है आपका वो W1 W2 W3 का डायरेक्ट सम है। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। तो देखो, थोड़ा हर चीज कैलकुलेशन नहीं करनी, दिमाग भी लगाना है, सेट को पढ़ना आना चाहिए। अगर मैं दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो उसका मतलब है ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आए। दोनों में आने की कंडीशन देख लो कि क्या है भाई, पहले वाले में आने की कंडीशन क्या है, दूसरे वाले में आने की कंडीशन क्या है। ठीक है। हाँ, बुक में यार 1000 बुक हैं, 1000 बुक में अलग प्रकार की डेफिनेशन लिखी हुई है। तुम विश्वास नहीं मानोगे, एक किताब है क्या नाम है इसका, IBS पासी की एक बुक है, जो कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत फेमस प्रोफेसर है मॉडर्न अलजेब्रा के। उनके में जो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन है वो फंक्शंस को इन्वॉल्व करके है कि डायरेक्ट सम तब कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम सम सेट टू सम सेट करके, मतलब वो अलग ही डेफिनेशन है। तो सबका अपना देखने का अप्रोच अलग होता है। देयर आर सो मेनी अप्रोच टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। ठीक है। तो सर आपने W1 प्लस W2 क्यों किया, जब W1 और W2 की वैल्यू क्वेश्चन से लिए हैं? नहीं समझा, मैं क्वेश्चन नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा बेटा मैं। देखो, डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है जब डायरेक्ट सम बोलना चाहते हैं तो पहली बात वो सबस्पेस होना चाहिए, दूसरी बात V उनका सम होना चाहिए, तीसरी बात आप कोई भी आई ले लो 2 से लेकर के n तक, है ना, और ये वाला जो सम है इसका अगले वाले के साथ इंटरसेक्शन सिंगलटन जीरो होना चाहिए। देखो यहां पे अगर 2 रखोगे तो आएगा आपके पास W1 प्लस W2, है ना, इंटरसेक्शन W3 इज सिंगलटन जीरो। अगर आप यहां पे वैल्यू रख दोगे 3 तो आएगा W1 प्लस, अच्छा 2 रखने पे आएगा W1 केवल, सॉरी कहां गया यार ये, 2 रखने पे केवल W1 आएगा ना, 2 रखो पहले, यहां 2 रखो तो I -1 तो 2 -1 1 हो जाएगा, तो केवल W1 तक रहेगा, और यहां इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन जीरो। फिर 3 रखो, I को 3 रखो तो 3 -1 मतलब 2 तक जाएगा, तो W1 प्लस W2 इंटरसेक्शन, यहां पे भी 3 रखोगे तो आएगा W3 सिंगलटन जीरो। तो ऐसे इसको लिखते जाओ। तो अगला आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, है ना, इंटरसेक्शन W4 इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा n तक। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अलग अलग डेफिनेशन इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक ही चीज को समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, किसी को वो चीज किसी नजर से समझ में आती है, किसी को वो चीज किसी दूसरी नजर से समझ में आती है, इसलिए बहुत सारे डेफिनेशन हो सकती हैं। ठीक है। यहां V स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा ना, क्यों स्मॉलेस्ट सब स्पेस क्या होगा, V का स्मॉलेस्ट सब स्पेस तो सिंगलटन जीरो है, V क्यों स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा? अदिति कह रही है कि क्या W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3 कर सकते हैं? बेटा हो सकता है कि किसी पुस्तक में ये भी हो, पर हमने ये डेफिनेशन लिखी है तो हम तब तक हाँ नहीं बोलेंगे इसके लिए जब तक हम प्रूफ ना कर लें। ठीक है भाई, अगर हमको प्रूफ पता चल जाए कि वो वाली कंडीशन में लिखी जा सकती तो लिख देंगे, अदरवाइज डेफिनेशन बुक्स में यही मिलती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट सम देख सकते हैं कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू चेक समथिंग इज अ डायरेक्ट सम और नॉट। अब इसको ध्यान में रखना, आगे फिर आएगा ये, अभी इसके मैं लगभग 7-8 रिजल्ट्स इस पे कराऊंगा जब मैं डायमेंशन वाला टॉपिक कराऊंगा। तो अभी बस आपको आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्ट सम का क्या मतलब है। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं डायरेक्ट सम करने के, और बहुत आसान होता है डायरेक्ट सम चेक करना। जैसे अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं, लेट मी जस्ट गिव यू अ होमवर्क, क्योंकि हमारे पास समय अभाव है ना। जैसे मान लो V, मान लो आपका R2 क्रॉस 2 होता, फील्ड R ही ले लेता मैं ओवर R। R2 क्रॉस 2 जानते हो ना क्या एलिमेंट आते हैं इसमें, मैट्रिसेस आती हैं
ए बी सी डी, जहाँ ए बी सी डी सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और ऑपरेशन क्या होता है इस पे, पता ही है आपको क्या ऑपरेशन होता है, मैं क्या ही बात करूँ उसकी, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ऑपरेशन पता है ना यार, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। मैं एक W1 ले रहा हूँ जिसमें मैं वैक्टर्स ले रहा हूँ, सपोज करो इसमें वैक्टर्स ले रहा हूँ A000, जहाँ A बिलोंग्स टू R है, या AB00, जहाँ A और B बिलोंग्स टू R है। और W2 मान लो मैं कर देता हूँ 00CD, जहाँ C और D बिलोंग्स टू R है। तो आप चेक करना इज V इक्वल्स W1 डायरेक्ट सम W2, है ना। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसी में सपोज करो, मान लो मैंने W3 डिफाइन कर दिया 0 जहां C जो है वो रियल नंबर है। और मान लो मैंने W4 डिफाइन कर दिया 000D, जहां D रियल नंबर है। मेरा क्वेश्चन है कि इज V डायरेक्ट सम ऑफ W1, W3 एंड W4। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, करके आएंगे। रोली पूछ रहे हैं सर व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। अभी तो एप्लीकेशन आपको क्या ही बताऊं मैं, मतलब वेक्टर स्पेसेस से आगे चल करके बहुत सारे और कंसेप्ट बनते हैं जिनकी एप्लीकेशन होती है। जैसे लास्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की एप्लीकेशन होती है गूगल सर्च इंजन में। लेकिन वो ऐसे थोड़ी बता देंगे तुमको कि कैसे यूज़ होता है, उसके लिए बहुत कुछ और पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। बट देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। इवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का एप्लीकेशन डीएनए टेस्टिंग में भी किया जाता है, दैट इज बिकॉज दैट इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ मैपिंग, है ना, डीएनए मैपिंग जिसको बोलते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ W1 W2 है, वहाँ W1 W2 W3 और W4 है। देख लेना ये सब स्पेस इनके डायरेक्ट सम बनाता है या नहीं बनाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोसेंट स्पेस। क्या है अगला टॉपिक अपना, कोसेंट स्पेस। क्यों साहिल, क्लास का टाइम क्यों चेंज करना है? 9 बजे तक तो सब जागते हैं यार। हाँ ठीक है, उसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। आप लोग देखो, मैं एक चीज मैं फिर बार बार बोलता हूँ, आप लोग ना सेट को पढ़ा करो। देखो सूरज प्रजापति इतना पढ़े हैं कि पहले ही बता दे रहे हैं कि Q के एलिमेंट V/W व W प्लस ए, सब गलत लिखा है सूरज, तुमने जो लिखा है तुमने Q बराबर V/W W प्लस ए, गलत लिखा है, सरासर गलत। मतलब अगर तुमने पढ़ा भी है तो गलत पढ़ लिया कहीं, ठीक है। हाँ नवनीत कह रहे हैं वेवलेट थ्योरी में भी लिनियर अलजेब्रा का एप्लीकेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। देखो यार मैं ये बार बार बोलता हूँ और तुम लोग नहीं सुनते हो। अपना ज्ञान दिखाना बड़ा अच्छा लगता है, नहीं, पर ये भी देख लो कि कोई उसका विशेष फायदा नहीं होता है। जब तुमसे पूछा जाए तो दिखाओ कहीं, जैसे तुम अपना ज्ञान दिखाना है IIT जैम के एग्जाम में तो मजा आएगा, ठीक है ना, तब ना कुछ फायदा होगा। यहाँ मुझे ज्ञान दिखाने का क्या फायदा है, या बच्चों को ज्ञान दिखाने का क्या फायदा है? किसको इंप्रेस करके क्या मिल जाएगा तुमको, बताओ मुझे। इनमें कोई तुमको जानता भी नहीं होगा शकल से, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ। सूरज ने लिखा है तो वो लपेटे में आ गया बेचारा, लेकिन सूरज बेटा तुम्हारे लिए नहीं बोला, सबके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या नाम है, कुछ भी लिखने का, कुछ भी पहले से बताने का, जैसे किसी ने कल मुझे बताया था सर यूनिकली सम हो जाना चाहिए, तो ठीक है इंतजार करो, वो आएगा। आप यहाँ पढ़ने आए हो ना, ठीक है, समझ रहे हो? मुझे मतलब मुझे सीखना आप लोगों से बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा इंतजार किया करो, ठीक है ना। कल मैंने एक प्रोसेस बताया था, सीखने का प्रोसेस क्या है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न, है ना। पहले कुछ सीखा है, ठीक है, अब यहां पे आए हो तो अनलर्न मतलब भूल जाओ उसको, और अब क्या करो, रीलर्न, फिर से सीखो, तब जाकर के सीख पाओगे। क्योंकि जब तक वो ईगो रहेगा अपने अंदर कि अपने को ये आता है ना, तब तक कोई कुछ सीख ही नहीं सकता है। जब वो ईगो समाप्त हो जाएगा, जब ये आत्मसमर्पण कर दोगे कि हाँ हमको कुछ नहीं आता है ना, शून्य है हम, ठीक है, तो फिर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है।
आई बात समझ में? नहीं यार, मैं डांटना नहीं चाहता यार, पर पता नहीं तुम लोग ऐसा क्यों कर देते हो, मुझे कुछ बोलना पड़ जाता है। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ कोई कोई कन्या भी नहीं इंप्रेस होने वाली तुमसे, उसको क्या पता। और जो यहाँ मतलब सब नाम भी चेंज करके रहते हैं, पता भी नहीं कि किसी ने लड़की का नाम लिखा है, तो वो पता नहीं, मतलब डोंट माइंड प्लीज गर्ल्स, है ना। लेकिन कोई लड़का हो सकता है किसी लड़की का नाम लिख के बैठा हो क्लास में, कैसे पता करोगे? मतलब कहने का ये मतलब कि क्या फायदा किसी को इंप्रेस करने का, है ना। ऑफलाइन क्लास में तो ठीक है भाई, आज हमने ये बता दिया, आज तो हमने सर से ये पूछ लिया, तो हो सकता है भाई कोई जिसको तुम इंप्रेस करना चाहते हो इंप्रेस हो भी जाए। यहाँ पे किसको इंप्रेस करोगे बताओ? चलो तुमने बता दिया मैं बहुत इंप्रेस हो गया, तो मैं बहुत इंप्रेस हो भी गया तो क्या करा दूंगा तुम्हारे लिए? आईआईटी में नंबर मैं तो दूंगा नहीं, है ना। कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, जो ना समझ में आए मुझसे पूछो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे तत्पर हूँ, खड़ा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। स्टोरी कुछ यूं है। आपने रिलेशन सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिलेशन सबने पढ़ा है ना, सबने ही पढ़ा होगा। रिलेशन एवरीवन नोस। इक्विवेलेंस रिलेशन सबको पता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो करके, पता है ना सबको, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जो दरअसल कहानी है वो कुछ यूं है। लेट वी ओवर एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। ये मान लो कोई वेक्टर स्पेस है, एंड लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ V। W क्या है? सब स्पेस ऑफ V। हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ रिलेशन। रिलेशन को ऐसे डिनोट कर रहे हैं टिल्डा से, टिल्डा बोलते हैं इसको, टिल्डा, टिल्डा TELD, ऐसे डिनोट कर रहे हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि दो एलिमेंट A और B जो V के हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे अगर उनका डिफरेंस W में आ जाए, अगर A माइनस बी कहां आ जाए? W में। मैं फिर से बता रहा हूं, V कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका कोई सब स्पेस है, हम V पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि A B से रिलेटेड होगा अगर A और B का डिफरेंस W में आ रहा हो। A B किसके एलिमेंट है? V के। A को B से रिलेटेड कब बोलेंगे? जब A और B का डिफरेंस कहां है? W में। तो ये बड़े आराम से वेरीफाई किया जा सकता है कि ये जो रिलेशन आपने डिफाइन किया है, ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये जो रिलेशन है, देन इट कैन बी वेरी इजीली वेरीफाइड कि ये जो आपका रिलेशन आया है, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम मॉडर्न अलजेब्रा में हालांकि ये पढ़ेंगे अभी, लेकिन आपको ये तो पता ही है ना इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और फिर हर इक्विवेलेंस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग हम ना क्या करते हैं, एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं वो क्या होती हैं, वो देखते हैं हम। इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए लिखता हूं, उसको लिखते हैं ए के ऊपर बार। क्या लिखते हैं? ए के ऊपर बार। अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ डब्ल्यू लिखूंगा तो उसको लिखेंगे डब्ल्यू के ऊपर बार। अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कुछ भी लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, तो उसको लिखेंगे एक्स के ऊपर बार। और ये डिफाइन क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट में वो एलिमेंट आते हैं वी के, है ना, जो एक्स से रिलेटेड हो। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। ये क्या होता है? एक सेट होता है। कैसा सेट होता है? इसमें वी के वो एलिमेंट लेते हैं जो इस एक्स से रिलेटेड हों। अब यहां रिलेटेड होने की डेफिनेशन क्या है वो देखो। यहां पे रिलेटेड होने की डेफिनेशन क्या है? रिलेटेड कब बोलते हैं ए को बी से? जब ए माइनस बी डब्ल्यू में आ जाए। तो वाई वो वी के एलिमेंट आएंगे जिनके लिए वाई माइनस एक्स कहां आ जाए? डब्ल्यू में। अब अगर वाई माइनस एक्स डब्ल्यू में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वाई माइनस एक्स अगर डब्ल्यू में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि वाई माइनस एक्स बराबर सम कह दो कि स्मॉल डब्ल्यू टाइप का हो जाएगा, जहां स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से आएगा, है ना। तो अब यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू हो गया x प्लस डब्ल्यू, जहां पे स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू से आ रहा है। ये y की वैल्यू यहां रख दो तो आपके पास सेट बन जाएगा x प्लस डब्ल्यू, जहां पे w कहां से आएगा? w आएगा आपका
डब्लू से। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो कि जो कैपिटल डब्लू सब स्पेस है उसके हर एलिमेंट में एक्स जोड़ दे रहे हो। कैपिटल डब्लू जो सब स्पेस है उसके हर एलिमेंट में क्या जोड़ दे रहे हो, एक्स। तो इसको नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एक्स प्लस डब्लू। तो एक्स बार क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास इस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हो गया एक्स प्लस डब्लू। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि V कोई वेक्टर स्पेस है, W कोई सब स्पेस है V का। हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया V पे। हमने देखा कि उस इक्विवेलेंस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं किसी भी x की, वो x प्लस डब्ल्यू होती हैं। x प्लस डब्ल्यू का मतलब है W के हर एलिमेंट में x जोड़ देना है। मतलब एक तरीके से ट्रांसलेट कर दिया है आपने W के हर एलिमेंट को x वेक्टर से। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, x बार से। किससे डिनोट करते हैं, x बार से। अब इधर एक चीज देखिएगा, नाउ आपको एक चीज पता होगी कि दो इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर कब होती हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस अगर एक x बार है और एक आपका मान लो z बार है तो ये बराबर कब होती हैं। या अगर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास a बार की b बार के बराबर है तो दो एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर तब होती हैं जब एलिमेंट रिलेटेड हों। लेकिन यहां रिलेटेड कब हैं एलिमेंट, यहां रिलेटेड एलिमेंट तब हैं जब आप a माइनस बी करो तो वो कहां बिलोंग कर जाए, W में। तो याद रखना अगर a माइनस बी डब्ल्यू में आ रहा है, अगर a माइनस बी कहां आ रहा है, W में आ रहा है, तो a बार बराबर b बार होगा। a बार माने अभी बताया था, x बार माने क्या होता है यहां x प्लस डब्ल्यू। तो मतलब a प्लस डब्ल्यू बराबर b प्लस डब्ल्यू होगा। b बार मतलब b प्लस डब्ल्यू केवल तब होगा जब a माइनस बी कहां बिलोंग करे, W में। ठीक है ना, a माइनस बी कहां बिलोंग करे, W में। ये एक नोट है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट देखना एक चीज और, दूसरा नोट इधर देखना कि a बार बराबर 0 बार कब होगा। a बार बराबर 0 बार का मतलब क्या हुआ कि a रिलेटेड टू 0। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि a प्लस डब्ल्यू बराबर 0 प्लस डब्ल्यू कब होगा। तो a प्लस डब्ल्यू बराबर 0 प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, a प्लस डब्ल्यू मतलब a बार, 0 प्लस डब्ल्यू मतलब 0 बार। और a बार बराबर 0 बार कब होता है, जब a 0 से रिलेटेड हो। और a 0 से रिलेटेड कब होगा, जब a माइनस 0 करने पे W में आए, क्योंकि डेफिनेशन यही है रिलेशन की। मतलब a कहां आ जाए, W में आ जाए। तो आपको दो नियम याद रखने हैं। पहला नियम यह है कि a प्लस डब्ल्यू बराबर b प्लस डब्ल्यू तब होता है जब a माइनस बी W में आए। और दूसरा नियम यह है कि a प्लस डब्ल्यू 0 प्लस डब्ल्यू, या 0 प्लस डब्ल्यू को आप केवल W भी लिख सकते हो, है ना, वो तब होगा जब a W का एलिमेंट हो। अब जब आप ग्रुप थ्योरी से आए होते ना यहां पे, तो ये डायरेक्ट मैं बता देता, लेकिन अब ग्रुप थ्योरी से नहीं है इसलिए मुझे अलग से बताना पड़ रहा है कि a प्लस डब्ल्यू बराबर W इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू W, और a प्लस W बराबर b प्लस W इफ एंड ओनली इफ a माइनस b बिलोंग्स टू W। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, हाँ, कोसेट की तरह है। जिन्होंने पढ़ा है ग्रुप थ्योरी वो जानते हैं ये कोसेट की। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि x बार का मतलब होता है x प्लस डब्ल्यू, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि कहीं a प्लस डब्ल्यू बराबर b प्लस डब्ल्यू पूछ लिया तो आप देखोगे कि ये बराबर कब होते हैं, जब a और b का डिफरेंस करके w का एलिमेंट बने। ऐसे अगर कहीं आपसे पूछे कि क्या a प्लस डब्ल्यू w के बराबर है, तो आप चेक करोगे कि क्या a w का एलिमेंट है। अगर है तभी ये बराबर होगा, अगर नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब कोसेंट स्पेस की बात करते हैं। लेट्स डिफाइन कोसेंट स्पेस। मैं फिर से बता देता हूं, आपको इस पूरी इंफॉर्मेशन में केवल 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, x बार का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, x बार का मतलब x प्लस डब्ल्यू। दूसरा दूसरा कि a प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू के बराबर कब लिखोगे। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे क्या a प्लस डब्ल्यू बराबर b प्लस डब्ल्यू है, तो कब लिखोगे, जब a माइनस बी डब्ल्यू में आए। और तीसरा, a प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू कब होता है, जब a किसका एलिमेंट हो, W का हो। अब हम डिफाइन करते हैं कोसेंट स्पेस। ठीक है, हाँ, ये सब तो नहीं पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। कोसेंट स्पेस क्या होता है, मान लीजिए, ध्यान समझिएगा इसको, मान लीजिए V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस,
वेक्टर स्पेस एंड W बी अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, तो V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है, W जो है V का सब स्पेस है। देन द सेट, इसको लिखते हैं V बाई W, है ना, जिसमें एलिमेंट आते हैं x बार टाइप के। x बार क्या होता है? x प्लस W, जहां x किसका एलिमेंट होता है? V का। x किसका एलिमेंट होता है? V का। तो ये जो V बाई W है, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F। जैसे ही आपने इसको वेक्टर स्पेस बोला, आपकी मजबूरी है आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बताने पड़ेंगे। तो हाउ इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइन? विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पहला ऑपरेशन आप क्या बताते हो? वेक्टर एडिशन। मैं क्या दोबारा बोलूं कि जब आप वेक्टर स्पेस बोलते हो तो आपको दो ऑपरेशन डिफाइन करने पड़ते हैं ना, क्या क्या? वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर x बार आपका x प्लस डब्ल्यू है और अगर आपका y बार जो है वो y प्लस डब्ल्यू है, तो हम डिफाइन करते हैं x बार प्लस y बार बराबर x प्लस y प्लस डब्ल्यू। क्या डिफाइन करते हैं? x बार y बार कैसे जोड़ते हैं? x प्लस y जोड़ के प्लस w कर दो। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें सेकेंड ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इसमें कि अगर आपको अल्फा से x बार को मल्टीप्लाई करना है तो आप केवल x जो यहां पे है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अल्फा x प्लस डब्ल्यू। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है और ये जो वेक्टर एडिशन है, इसके रिस्पेक्ट में जो आपका V बाई डब्ल्यू सेट है वो F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। कौन बनाता है वेक्टर स्पेस? V बाई डब्ल्यू। V बाई डब्ल्यू के एलिमेंट कैसे दिखते हैं? X प्लस डब्ल्यू टाइप के। कैसे एलिमेंट दिखते हैं? X प्लस डब्ल्यू। X प्लस डब्ल्यू यहां क्या है? X प्लस डब्ल्यू खुद में एक सेट है। कैसे मिला है? W के हर एलिमेंट में X को ऐड करके। W जो भी दिया होगा उसमें x को जोड़ दोगे तो x प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो v बाई डब्ल्यू है, इसके एलिमेंट्स खुद में क्या होते हैं? सेट होते हैं। v बाई डब्ल्यू के एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं? सेट। कौन से सेट? x प्लस डब्ल्यू। x प्लस डब्ल्यू कैसे डिफाइंड है? अभी आपको बताया था, x प्लस डब्ल्यू डिफाइन करने के लिए जितने भी वेक्टर हैं आपके w में, सब में x जोड़ देना है। ठीक है ना। तो जो v बाई डब्ल्यू है उसके एलिमेंट आते हैं आपके x प्लस डब्ल्यू टाइप के, उनको जोड़ने के लिए ये ऑपरेशन यूज करेंगे और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए ये ऑपरेशन यूज करेंगे। इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो v बाई डब्ल्यू है वो वेक्टर स्पेस की वो सारी 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब आप वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो सेट पता होना चाहिए, एडिशन पता होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? जीरो वेक्टर। व्हाट इज द जीरो वेक्टर ऑफ v बाई डब्ल्यू? तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जीरो वेक्टर क्या होगा v बाई डब्ल्यू का? व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि x बार में क्या जोड़ा जाए कि वापस x बार आ जाए, ये मुझे ढूंढना है ना। तो x बार में क्या जोड़ा जाए कि वापस x बार आ जाए? तो ध्यान से देखना, x बार क्या होता है? x बार क्या होता है? x बार होता है x प्लस डब्ल्यू, है ना। अब अगर ध्यान सुनना, अगर मैं इसमें जीरो बार जोड़ दूं, जीरो बार मतलब जीरो प्लस डब्ल्यू, जीरो बार क्या होगा? x बार प्लस जीरो बार करोगे तो क्या आएगा? बाय डेफिनेशन देखो, x बार प्लस y बार करते हो तो क्या आता है? सम x प्लस y प्लस डब्ल्यू। तो जब x बार प्लस जीरो बार करोगे तो क्या सम आएगा? बताओ क्या आएगा सम? x प्लस जीरो प्लस डब्ल्यू। लेकिन x प्लस जीरो तो x ही है, तो दिस इज x प्लस डब्ल्यू। x प्लस डब्ल्यू किसको बोला है आपने? x बार को। इसका मतलब आपका x बार प्लस जीरो बार इज x बार अगेन फॉर ऑल x बार बिलोंग्स टू v बाई डब्ल्यू। मतलब इसका जीरो वेक्टर कौन है? जीरो बार। जीरो बार कौन है? जीरो प्लस डब्ल्यू। जीरो प्लस डब्ल्यू माने डब्ल्यू। जीरो प्लस डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू, क्योंकि जीरो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? तो v बाई डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस होता है। v बाई डब्ल्यू जो वेक्टर स्पेस बनाता है उसमें
एलिमेंट्स क्या होते हैं, x प्लस डब्ल्यू टाइप के सेट होते हैं। इनको जोड़ा कैसे जाता है बता दिया गया। इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बता दिया गया। इसका जीरो वेक्टर क्या होता है बता दिया गया। इसमें किसी को कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी स्टूपिड सा कैसा भी सिली सा डाउट हो यू कैन आस्क, कुछ भी, घबराओ मत। जैम वालों के लिए सब माफ है। तुम कोई अदना सा भी डाउट पूछोगे तो आई विल हैंडल, मतलब मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। जो नेट वाले बच्चे उनके लिए नहीं माफ है। आज किसी बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा, सर जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो ऑन 2 होगा हमेशा ना। मैं ऐसे चीजों में बेटा फिर क्रोध आ जाता है कि मतलब एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो, ये 1 1 ऑन 2 और ये सब कहाँ सिखाया जाता है 11 12th में। अब यहां आकर के अगर ये पूछ रहे हो, ठीक है चलो तुम पूछ सकते हो बीएससी वाले, क्योंकि भाई ठीक है तुम अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो ठीक है चलो चलता है, फिर भी बता देंगे। एमएससी में पहुंचने के बाद भी अगर ये पूछ रहे हो तब भाई दिक्कत है, ठीक है, समझ रहे हो, तब फिर दिक्कत है। अभी तुमको कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। तो v बाई डब्ल्यू में एलिमेंट जानो पहले कैसे आते हैं। एलिमेंट होते हैं x प्लस डब्ल्यू टाइप के, ठीक है, और x v से आता है, ये वेक्टर स्पेस बनता है। ऐसे एडिशन करते हैं, ऐसे इसके लिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जीरो वेक्टर इसका w खुद है, w इज द जीरो वेक्टर ऑफ v बाई डब्ल्यू, ठीक है ना। ये कंडीशन हमने डिफाइन की है बेटा। हो सकता है कि कोई और ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी दुनिया में कोई इसको सब वेक्टर स्पेस बना दे। v बाई डब्ल्यू को हो सकता है कि किसी इन दोनों ऑपरेशन के अलावा किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बन जाए, लेकिन जब भी मैं बोलूंगा कि v बाई डब्ल्यू कोसेंट स्पेस कंसिडर कर रहा हूं मैं, तो आपको याद रखना है कि यही एडिशन यही इसके मल्टीप्लीकेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। साहिल कह रहे हैं कि आपने आईआईटी जैम क्लियर क्यों नहीं किया। क्योंकि बेटा हमारे टाइम पे इतना क्रेज ही नहीं था आईआईटी जैम का। हमारे टाइम पे उल्टा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ज्यादा क्रेज था, वहां पे मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। इवन अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमएससी मैथमेटिक्स आईआईटी के मैथमेटिक्स एमएससी मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब आईआईटी में जब तुम एमएससी करने जाते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको लगभग वही टॉपिक फिर से पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको लगभग वही टॉपिक्स क्या करते हैं फिर से पढ़ाते हैं। मतलब वही लीनियर अलजेब्रा पढ़ा देंगे, वही रियल एनालिसिस पढ़ा देंगे, है ना। लेकिन जब जब तुम डीयू से एमएससी करते हो तो डीयू का एमएससी में जो पेपर्स होते हैं वो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसे पेपर्स होते हैं, मतलब वो ग्रेजुएशन में कभी नहीं देखा होता है। उसमें पहले एक सेमेस्टर में टोपोलॉजी आ जाता है, मीट्रिक स्पेस नहीं टोपोलॉजी, मीट्रिक स्पेस तो ग्रेजुएशन में पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद मेजर थ्योरी आ जाता है, उसके बाद क्या नाम है कहीं कहीं फ्लूइड डायनामिक्स होता है, और उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो होता है वो पूरा थ्योरी होता है, सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं था हमारे टाइम पे। मैं 2008 का ग्रेजुएट हूँ, हमारे टाइम पे इतना क्रेज नहीं था। जैसे अब तुम्हारे टाइम पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे टाइम ऐसा था ही नहीं। नहीं तो हम भी आईआईटी में होते। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का उस समय जो सिलेबस था, जो पुराना वाला आईआईटी जैम का सिलेबस था ना, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा था। मतलब एकदम डिट्टो वही का वही था सब कुछ। बहुत हाई लेवल का बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मतलब पहले भी हुआ करता था, अब तो थोड़ा कम इसलिए कर दिया क्योंकि सेमेस्टर हो गया तो सिलेबस काट छाट दिया, तो लगभग बहुत कुछ खत्म कर दिया। हमारे टाइम में तो पास होने के लाले हो जाते थे, ऐसा लगता था भाई इस बार पास होंगे कि नहीं होंगे, है ना। बेटा देखो अगर हमको कोई चीज़ पसंद है तो हम समय का पता नहीं चलता। वो आइंस्टाइन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, तुम लोगों ने सुना होगा। आइंस्टाइन को कहा गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे समझाओ कि सबको समझ में आ जाए। तो आइंस्टाइन कहता है कि ऐसे समझो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समय का पता कैसे चलना है। बोलते हैं कि अगर आपको कोई 2 सेकंड के लिए भी एक जलते हुए तवे पे बिठा दे तो आपकी जान निकल जाएगी। वो 2 सेकंड भी आपको मतलब 2 घंटे लगेंगे, हो सकता है 2 जन्म लगे। लेकिन अगर आप अपनी किसी मनपसंद साथी के साथ कहीं पे 10 घंटे भी बैठे हैं, तब भी जब जाने का समय होगा तो आपको लगेगा कि अरे यार अभी तो समय ही नहीं हुआ, अभी तो हम 2 मिनट ही बैठे या 5 मिनट ही बैठे हैं। समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपको पसंद आ रही हैं चीजें, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो समय का पता खुद नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोझ मान के पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो कि यार ये पढ़ेंगे तभी जा करके क्या नाम है चीजें मतलब तभी कुछ होगा, मतलब एकदम टेंशन लेके पढ़ रहे हो कहने का मतलब है, तब फिर तुमको समय का बहुत पता चलेगा। मतलब 2 मिनट भी पढ़ोगे तुम बार बार घड़ी देखोगे, अरे यार ये काफी हो गया, ये थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेते हैं, है ना। वैसे भी अंबानी के बेटे की शादी हो रही है इस समय, सारे शॉर्ट्स वही आ रहे हैं, गाने लगा रखे हैं दुनिया भर के, है ना। तो वही है, मतलब डिपेंड करता है कि हमको जो हम कर रहे हैं वो पसंद है कि नहीं, ठीक है। बस उसी पे निर्भर करता है।
ठीक है, तो ये हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं मैं आपसे। एग्जाम्पल, मान लो V मैंने ले लिया है R2×3। ये जो आपको डायरेक्ट सम वाला फंडा मैं बता रहा हूं, ये वापस भी आएगा, आप टेंशन मत लो। इट विल बी बैक जब मैं डायमेंशंस वगैरह बताऊंगा। 2×3 मान लो मैंने मैट्रिसेस ले लिए हैं। इसमें कैसी मैट्रिसेस आएंगी? 2 रोज 3 कॉलम्स, मतलब ABCEFG टाइप की मैट्रिसेस। एंड सपोज करो यहाँ पे, आप यहाँ सपोज क्या है, ABCEFG सब क्या होंगे? ये सब रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये मान लो मैंने ले लिया V। किसके ऊपर वेक्टर स्पेस ले रहा हूं मैं इसको? R के ऊपर। ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स होते हैं क्या? नहीं, ऐसा देखो, प्लेसमेंट तो कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि होते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे भी कंपनीज आती हैं, आपको एप्टीट्यूड क्लियर करना पड़ता है, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, तो हो जाता है, लेकिन सबका नहीं होता ऑब्वियसली। ठीक है, फैमिली इश्यूज तो बेटा सबके जीवन में ही हैं, उनका रिजोल्यूशन के लिए तो क्या ही बताएं। बस तुम ये ध्यान दो कि ये जो जो समय चल रहा है, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा आवश्यक ये होगा कि जितना इग्नोर हो सके उतना चीज़ों को इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि तुमको कुछ भी करके मेहनत करनी है और IIT जैम का एग्ज़ाम कोशिश करनी है कि क्लियर हो जाए। होगा नहीं होगा वो तो अगेन डिपेंड्स ऑन द पेपर, डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा माइंडसेट उस समय क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट अपनी कोशिश पूरी करनी है, और उसके लिए कुछ भी घर की आपसी विवाद या जो भी झगड़े हैं, कोशिश करो उससे कोसों दूर रहो, है ना। जब कोई कुछ बात चल रही है तो हट जाओ वहाँ से, कहीं दूर चले जाओ, बहुत दूर, अपना किताब कॉपी ले जाओ, पढ़ो चुपचाप। ठीक है, अगर तुम्हारे आसपास कोई लाइब्रेरी वगैरह टाइप का चीज़ हो वहाँ चले जाओ, या जो भी सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, मान लो W मैं ये डिफाइन करता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग W टू बी 0, 0 XUV 0, जहाँ XUV बिलोंग्स टू R है। और मैं जानना चाहता हूं कि V/W क्या बनेगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ V/W। तो V/W के एलिमेंट कैसे होते हैं, और ये प्रॉपर्टी मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत यूज होंगी। एक तो ये कि A+W बराबर B+W इफ एंड ओनली इफ A - B बिलोंग्स टू W, और एक ये कि A+W बराबर W लिख दोगे अगर A किसका एलिमेंट हो जाए? W का। अगर A W का एलिमेंट है तो कहीं A+W दिखा ना तो उसको चुपचाप W लिख दो। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखना इधर, तो जब मैं V/W के एलिमेंट लिखूंगा तो इसमें एलिमेंट तो ऐसे ही आएंगे। कैसे आएंगे? ABC कैसे एलिमेंट आते हैं वैसे? X+W टाइप के, जहां X किसका वेक्टर होता है? V का। होता है कि नहीं? डेफिनेशन देखो ना, मेरी बात मत माना करो, मैं झूठ भी बोल सकता हूं। डेफिनेशन देखो, V/W के एलिमेंट कैसे होते हैं? X+W टाइप के, जहां X कहां से आता है? V से आता है ना। तो यहां पे X कहां से आएगा? V से। और V के एलिमेंट की शक्लें कैसी होती हैं? V के एलिमेंट की शक्लें होती हैं ABCEFG+W, जहां पे ये सब के सब ABCEFG R के एलिमेंट है। ठीक है ना, रियल नंबर्स है। अब इधर देखना, जो आपका ये ABCEFG है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे लिख रहा हूं? चालाकी से लिख रहा हूं, W के एलिमेंट को देख करके, है ना। किसके एलिमेंट्स को देख करके? W के एलिमेंट्स को देख करके। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं AB, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे हो गया आपका 0, ठीक है, +0, 0C, है ना। देखना ये ट्रिकी है। फिर यहां मुझे U और V चाहिए, तो यहां मैं 0, 0 लिखूंगा, और यहां मैं लिख दूंगा E और F। और यहां पे मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो मैं यहां पे G लिख दूंगा, है ना। प्लस ये हो गया अपना। इसको जोड़ के देखो, पूरा जोड़ के देखो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोड़ के देखो, A+0 A, B+0 B, C+0 C,
ई प्लस जीरो ई, एफ प्लस जीरो एफ और जी प्लस जीरो जी। इसको लिखने का फायदा क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये डब्लू का एलिमेंट है, क्योंकि डब्लू में कैसे एलिमेंट आते हैं, देखो डब्लू में एलिमेंट आते हैं यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो, ये कुछ भी ये कुछ भी ये कुछ भी। तो यहां देखो यहां हो रहा है कि नहीं, यहां जीरो यहां जीरो यहां जीरो, ये कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। फायदा इसका ये है कि जब आप ए बी सी ई एफ जी प्लस डब्लू करोगे, क्या करोगे प्लस डब्लू, तो वो आ जाएगा ए बी जीरो 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 जी प्लस जीरो जीरो सी ई एफ जीरो प्लस डब्लू। अब आप ये देखो कि जो आपका ये है ये किसका एलिमेंट है, ये डब्लू का है ना, और डब्लू के एलिमेंट में डब्लू जोड़ने पे पूरा ही डब्लू बन जाता है। यही मैंने आपको यहां पे अभी बताया था कि ए प्लस डब्लू डब्लू हो जाएगा अगर ए डब्लू का एलिमेंट हो। तो ये पूरी चीज जो यहां पे बड़ी सी दिख रही है तुमको, ये पूरा मिलके डब्लू बन जाएगा। मतलब जो आपका ए बी सी ई एफ जी प्लस डब्लू है वो बचेगा कितना, केवल ए बी जीरो 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 जी और प्लस में डब्लू, ठीक है ना। तो जो आपका वेक्टर हो गया v बाई डब्लू का, v बाई डब्लू का वेक्टर क्या हो गया, वो ये हो गया ए बी जीरो 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 जी, और जहां ए और बी क्या है, सॉरी प्लस डब्लू, जहां ए और बी क्या है, रियल नंबर। सो दिस इज योर v बाई डब्लू। तो ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी आपको कभी भी v बाई डब्लू निकालना है, जब भी v बाई डब्लू निकालना है, ठीक है ना, जब भी निकालना है यही काम करना है। क्या काम करना है, जब भी आपको v बाई डब्लू निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको v बाई डब्लू निकालना है तो आपको पता है इसमें एलिमेंट x प्लस डब्लू टाइप के आएंगे, जहां x v से आएगा। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि इस x को आप लिख दो समथिंग u प्लस v टाइप का, जहां v डब्लू में हो, जहां v क्या हो, डब्लू में हो, ऐसा लिखना है। x को लिखना है u प्लस वी टाइप का, जहां v कहां का एलिमेंट हो, डब्लू का। उससे फायदा ये होगा कि जब v डब्लू में है और जब आप x प्लस डब्लू करोगे तो जो v प्लस डब्लू है वो डब्लू बन जाएगा, और इसमें केवल u प्लस डब्लू टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां u होगा कोई वेक्टर स्पेसिफिक कंडीशन वाला, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। जैसे एक और एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास R2 होता, R2 क्रॉस 2 होता, या R2 ही ले लेते हैं चलो, और आसान है ना। मान लो इसमें मैंने वेक्टर लिए a कॉमा बी टाइप के, जहां a और b रियल नंबर है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि W में ये सब स्पेस लूं। सपोज करो मैंने W ले लिया, सपोज करो a कॉमा 0, जहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड आई वांट टू फाइंड व्हाट इज v बाई डब्ल्यू। ये v है आपका, व्हाट इज v बाई डब्ल्यू। तो डेफिनेशन कहती है भाई v बाई डब्ल्यू का मतलब होता है x प्लस डब्ल्यू, जहां x किसका वेक्टर होता है, v का। लेकिन x क्या है अपना, x जो है वो v मतलब a कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है, a कॉमा बी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, जहां a और b क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है ना। अब इधर देखना कि जो a कॉमा बी है, इसको आप जैसा मैंने बताया कि उसको लिखो u प्लस वी, जहां v डब्ल्यू में हो, और w के एलिमेंट कैसे हैं, a कॉमा 0 टाइप के। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0 कॉमा बी प्लस a कॉमा 0, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो इधर देखो ध्यान से। जो आपका ये a कॉमा बी था, इसको मैं 0 कॉमा बी प्लस a कॉमा डब्ल्यू लिख सकता हूं कि नहीं। इसको जोड़ के देखो यही आ जाएगा। ऐसा लिखने की वजह यह है, मैंने कहा था कि ये एलिमेंट डब्ल्यू में होना चाहिए ऐसा लिखते समय। तो a कॉमा 0 टाइप के एलिमेंट कहां आते हैं, डब्ल्यू में। उससे फायदा क्या होगा कि जो आपका a कॉमा 0 प्लस डब्ल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, a कॉमा 0 प्लस डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा मिलके किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के, है ना। तो जो एलिमेंट्स आएंगे v बाई डब्ल्यू के, v बाई डब्ल्यू के एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके 0 कॉमा बी प्लस डब्ल्यू, जहां पे आपका b रियल नंबर है ना। अगर मैं इसको मान लो W1 कहता सपोज करो, तो ये आपका v बाई W1 हो जाता। एंड सपोज करो मैंने W2 ये लिया होता, ध्यान सुनना, मान लो W2 मैंने ये लिया होता, इसमें एलिमेंट सपोज करो मैं 0 कॉमा बी टाइप के लेता, जहां b रियल नंबर है। एंड नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड व्हाट इज v बाई W2। तो v बाई W2 करता तो एलिमेंट तो मैं वही लिखता x प्लस W2 टाइप के। क्या लिखता, x प्लस W2 टाइप के। लेकिन x कहां से लेता मैं, v से। फिर वही बात, v के एलिमेंट कैसे हैं, a कॉमा बी टाइप के। तो ये होता a कॉमा बी प्लस W2,
जहां ए और बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब इधर देखना, अब आपको ए कॉमा बी को जोड़ लिखना है, सम लिखना है दो एलिमेंट्स का, जहां दूसरा वाला W2 में हो। W2 में कैसे वेक्टर हैं, 0 कॉमा बी टाइप के। तो ए कॉमा बी को मैं ऐसे लिख दूंगा, ए कॉमा 0 प्लस 0 कॉमा बी प्लस W2। अब ये किसका वेक्टर है, W2 का है। तो W2 का वेक्टर प्लस W2 पूरा बराबर किसके हो जाता है, मैंने आपको बताया है, केवल W2 के। तो ये आपका हो जाएगा ए कॉमा 0 प्लस W2, जहां ए बिलोंग्स टू आर है। आई बात समझ में, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सो दिस इज हाउ वी फाइंड व्हाट, डायरेक्ट सम, सॉरी डायरेक्ट सम नहीं, कोसेंट स्पेस। ठीक है, आपको v दिया होगा, w दिया होगा, v बाई w निकालना है, तो इसमें एलिमेंट x प्लस w टाइप के आते हैं। फिर x को दो ऐसे वेक्टर का सम लिखना है कि जो दूसरा वाला वेक्टर हो वो w में आ जाए। तो जब वो w में जोड़ दोगे तो वो w में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब v प्लस w की जगह पूरा w आ जाता है। ठीक है, बस यही करना है। आई बात समझ में, कितना बड़ा से बड़ा स्पेस दे दें, यही काम करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप एक लेना चाहें, सपोज आई एम टेकिंग v टू बी p3r। p3r यू कैन रिकॉल, p3r होता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, मतलब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, जहां पे ये a0 a1 a2 और a3 क्या है, रियल नंबर है ना। और मान लो मैं इसका w ले लेता हूं, सपोज करो, ध्यान समझना, चलो w1 ले लेता हूं मैं, लेट मी कॉल w1 टू बी वो सारे पॉलिनोमियल्स v में जो सेटिस्फाई करें px बराबर p माइनस एक्स। और मान लो मैं w2 ले लेता हूं वो सारे पॉलिनोमियल्स v में जो सेटिस्फाई करें p माइनस एक्स बराबर माइनस पी एक्स। और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड करो v बाई w1 एंड v बाई w2। अब देखो, पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा कि जो W1 है उसके एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख के देखना पड़ेगा कि यहां जो A0, A1, A2, A3 हैं वो क्या आ रहे हैं W1 में आने के लिए। ऐसे W2 में जो PX आ रहे हैं उनके लिए A0, A1, A2, A3 क्या आ रहे हैं वो आपको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो देखना है। तो अगर मैं इधर देखना, सोल्यूशन देखना, सबसे पहले मुझे W1 डिटरमिन करना है। तो मान लो PX मैंने ले लिया A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, किसका वेक्टर लेना है मुझे, W1 का। तो W1 में आने की शर्त क्या है कि P माइनस एक्स और PX बराबर होने चाहिए। अब जरा P माइनस एक्स निकालना, यहां से जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रखो, तो आ जाएगा A0 माइनस A1x प्लस A2x स्क्वायर माइनस A3x क्यूब बराबर PX, मतलब बराबर किसकी हो गया, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो यहां से आ जाएगा A0 बराबर A0 और यहां से माइनस A1 बराबर A1, A2 बराबर A2 और माइनस A3 बराबर A3, है ना। A0 बराबर A0 होने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन A1 बराबर माइनस A1 होने में और A3 बराबर माइनस A3 होने में एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी कि माइनस A1 बराबर A1 का मतलब हो गया कि 2A1 बराबर 0, इसका मतलब A1 बराबर 0, और माइनस A3 बराबर A3 का मतलब हो गया 2A3 बराबर 0, इसका मतलब A3 बराबर 0। कहने का मतलब जो W1 में आ रहे हैं वेक्टर्स PX, उसमें आपका A1 0 होगा और A3 0 होगा। क्या 0 होगा, A1 और A3। मतलब जो आपके W1 में आएंगे उसमें कैसे वेक्टर्स आएंगे, A0 प्लस A2x स्क्वायर टाइप के, जहां A0 और A2 क्या होंगे, रियल नंबर्स। एकदम ऐसे ही आप चेक करोगे, W2 की जब कंडीशन रखोगे P माइनस एक्स बराबर माइनस पी एक्स, तो आप चेक करोगे सिमिलरली मैं ऐसे लिखता हूं पैरेलली, तुम चाहो तो सिमिलरली पूरा लिख लेना अंग्रेजी में। सिमिलरली जब आप W2 निकालोगे तो उसमें आपके A0 और A2 0 हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा A1x प्लस A2x स्क्वायर, सॉरी A3x क्यूब। ये चेक करना है आपको, जहां पे A1 A3 क्या है, रियल नंबर्स। अब हम फिर से बात करते हैं V बाई W की, देखना। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट V बाई W। तो ये बताना मुझे, एकदम सेम प्रोसेस है। V बाई W1 के वेक्टर्स होते हैं x प्लस W1 टाइप के, जहां x लेते हैं V से।
अब यहां x ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल x लिख रहे हो तो x ना लिखो, v लिख दो, v प्लस W1 टाइप के, जहां v किसका एलिमेंट है, v का। लेकिन v के एलिमेंट तो पॉलिनोमियल होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो px प्लस W1 टाइप का, जहां px किसका एलिमेंट है, v का, है ना। तो px मतलब हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस W1, जहां पे a0, a1, a2, a3 सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब चालाकी क्या करनी है कि जो W1 वाला हिस्सा है उसको अलग कर लो। तो जो आपका W1 है वो a0 प्लस a2x स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो a1x प्लस a2x, तो अलग करना है, a3x क्यूब, इसको अलग कर लो, और जो आपका a0 प्लस a2x स्क्वायर है उसको अलग कर लो, प्लस W1, जहां पे ये a0, a1, a2, a3 सब रियल नंबर हैं। अब अगर आप यहां देखो तो ये वेक्टर किसका वेक्टर है, W1 का। तो W1 का वेक्टर प्लस W1 करोगे तो ये पूरा मिलकर W1 बन जाएगा। तो अपने पास केवल क्या बचेगा, a1x प्लस a3x क्यूब प्लस W1, जहां पे a1 और a3 क्या है, रियल नंबर है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में लिखा है सिमिलरली, जब आप v बाई W2 करोगे तो उसमें वेक्टर आपके आ जाएंगे a0 प्लस a2x स्क्वायर प्लस W2, जहां पे a0 और a2 क्या होंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया ये? कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो कमेंट्स में। चेतन कह रहे समथिंग प्लस W बराबर W। अरे समथिंग प्लस W नहीं भाई, समथिंग W का अगर एलिमेंट है, W के किसी एलिमेंट में W जोड़ोगे तो W के बराबर हो जाएगा, ये बोल रहा हूं चेतन। मैं लगभग 6-7 बार ये बोल चुका हूं। मैंने कब बोला समथिंग प्लस W बराबर W? पूरी बात सुनते नहीं हो आप लोग यार। चेतन कह रहा है सर एब्जॉर्ब कैसे हो जाता है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लगभग 6 बार बताया, तुम एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, मैंने लगभग 6 बार बताया है कि ये चीज याद रखनी है आपको। ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है, कहां गई भाई, ये रही, ये और ये दोनों याद रखना है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, ये प्रॉपर्टी कहता है a प्लस W बराबर W इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू W। इसलिए एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हो गया, a प्लस W, W होने का मतलब एक तरीके से क्या है कि a W के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गया। नया शब्द यूज कर लो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, नया कुछ भी यूज कर लो तो कंफ्यूजन आ जाता है तुमको। सीधी सी बात यह है, अगर a W का एलिमेंट है तो a प्लस W की जगह पे W लिख सकते हो, खत्म बात। एब्जॉर्ब भूल जाओ, ऐसे याद रखो। अगर a W का एलिमेंट हो तो कहीं a प्लस W लिखा हो तो उसकी जगह पे W लिख सकते हो। आई बात समझ में, शुद्ध हिंदी में। तो यहां पे हर एक में, मैं हर एक में कर रहा हूं, हर एक में यही काम कर रहा हूं। ठीक है, जब मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, W1 आपका a,0 था, x आपका v का एलिमेंट था, x को मैंने a,b लिया क्योंकि v के एलिमेंट, क्यों लिया, क्योंकि a के एलिमेंट a,b टाइप के ही है v के एलिमेंट। तो a,b प्लस W1 को मैंने जानबूझ के a,b को लिखा 0,b प्लस a,0 प्लस W1। क्यों लिखा, ताकि a,0 W1 का एलिमेंट हो तो इस पूरे की जगह पे आप W1 लिख सकते हैं। इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W1 लिख सकते हैं। वही लिख दिया तो क्या बच गया यहां पे 0,b, अच्छा हाँ 0,b प्लस W1। जब W2 लिया तो जानबूझ के a,b को लिखा a,0 प्लस 0,b। क्यों, क्योंकि W2 के एलिमेंट 0,b टाइप के हैं। तो 0,b टाइप का एलिमेंट W2 का है, और अभी बताया W2 के एलिमेंट प्लस W2 पूरा ये मिलके W2 हो जाता है। यही मैं लगभग 6-7 बार बता चुका हूं। अब इसमें और कौन सी लैंग्वेज में बताऊं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और कौन सी लैंग्वेज यूज करूं कि आपको समझ में आ जाए। W1 में कैसे एलिमेंट लिए समझ में नहीं आए, कौन से वाले W1 में बेटा, प्री डिफाइंड होंगे वो।
हमने नहीं लिए, ऐसा नहीं कि हम अपने से ले रहे हैं, ये प्री डिफाइंड होंगे। आपको क्वेश्चन में W1 W2 दिया होगा, ये नहीं कहेगा कि भैया W1 अपने से ले लो, W2 अपने से ले लो, तो फिर सब अलग अलग लेंगे, सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा। बताएंगे ना कि किसका V बाई W1 निकालना है, किसका V बाई W2 निकालना है। तो V आपको दिया होगा, W1 आपको दिया होगा, W2 आपको दिया होगा, आपको V बाई W1 V बाई W2 पूछ सकता है निकालने के लिए। आई बात समझ में? ये प्री डिफाइंड होंगे, ठीक है। नहीं समझ में तो पहले ही आ गया था, वो क्या है तुम्हारा बीच बीच में वो हो जाता है ना, कनेक्शन टूट जाता है, मतलब अचानक से कुछ नया क्वेश्चन आता है तो पीछे का भूल जाते हो। कोई नहीं, होता है ये, इस पे तो किसी का रोक ही नहीं है। हाँ मैं यही कह रहा हूं कि मैंने जानबूझ के पहले W1 के एलिमेंट देखे कि कैसे आ रहे हैं। तो W1 के एलिमेंट में V के वो एलिमेंट आते हैं जिनका Px और P माइनस एक्स सेम आता हो। तो मैंने मान लिया Px ये है, तो P माइनस एक्स और Px को बराबर रख के मैंने वैल्यूज निकाल के देखा, तो मुझे पता चला कि माइनस A1 A1 होना चाहिए, माइनस A3 A3 होना चाहिए। इनको सॉल्व के पता चला कि A1 भी 0 हो जाना चाहिए और A3 भी 0 हो जाना चाहिए। तो A1 A3 0 हो गए तो बचा क्या फिर W1 में, मतलब यहां पे A1 0 रख दो, A3 0 रख दो, तो बचा क्या फिर A0 और A2 एक्स स्क्वायर, वही लिख दिया W1 का एलिमेंट A0 प्लस A2 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही W2 निकालोगे तो A1 एक्स प्लस A3 एक्स क्यूब आएगा। कैसे निकालोगे W2? P माइनस एक्स को माइनस पी एक्स के बराबर, मतलब P माइनस एक्स तो ये आया ही है, अब इधर भी माइनस सब जगह लग जाएगा। फिर कंपेयर करके कोफिशिएंट देखोगे तो केवल आपके पास यही बचेगा। क्या बचेगा? A1 कहां गया, A1 और A3। फिर V बाई W1 निकालने के लिए वही Px प्लस W1 करना है। मैं ये दूसरी बार बता रहा हूं, वही रिवाइज कर रहा हूं। Px V का एलिमेंट होना चाहिए, V के एलिमेंट की शक्लें ऐसी होती हैं। फिर मैंने कहा कि जब आपको V बाई W1 निकालना है तो आप जो V का एलिमेंट है उसमें से W1 का एलिमेंट अलग कर लो, W1 का एलिमेंट अलग कर लो। W1 क्या था अपना? A0 प्लस A2 एक्स स्क्वायर, तो मैंने A0 प्लस A2 एक्स स्क्वायर वाला अलग कर लिया हिस्सा, और जो बचा A1 एक्स प्लस A3 एक्स क्यूब वो अलग हो गया। अब इसका फायदा ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये W1 का है, और W1 के एलिमेंट में जब W1 जोड़ते हैं तो पूरी की जगह पे W1 लिख दिया जाता है, तो ये पूरे की जगह पे W1 आ गया। तो इसमें वेक्टर जो आए आपके V बाई W1 में वो A1 एक्स प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस W1 हो गया। सिमिलरली ये आपका होमवर्क है, ये ट्राई करना। सिमिलरली दिस इज योर होमवर्क। आप ट्राई करोगे कि जब आप V बाई W2 निकालोगे तो अब क्या करोगे? अब आप जो W2 के एलिमेंट है उनको अलग करोगे। W2 के एलिमेंट क्या है? A1 एक्स प्लस A3 एक्स क्यूब, उनको अलग कर लोगे तो अपने आप वो W के साथ मिलके केवल W2 बन जाएंगे और बचेगा A0 प्लस A2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोलो। ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको? अदिति कह रहे हैं कि क्या A1 प्लस A3 एक्स क्यूब को W2 लिख सकते हैं? नहीं बेटा, उसको W2 नहीं लिखोगे, दैट प्लस W2 को W2 लिखोगे, उसको नहीं लिखोगे W2। W2 तो एक सेट है, और A1 और प्लस A3 एक्स क्यूब तो एक क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल सेट थोड़ी होता है। तो A1 प्लस A3 एक्स क्यूब वो नहीं है W2, A1 प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस W2 जो है वो W2 है। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से चीजें कोसेंट स्पेस में चलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब आपको एक चीज का एहसास होना चाहिए। क्या एहसास होना चाहिए? कि जो V बाई W1 है ना, V बाई W वो V का सबसेट नहीं होता। ठीक है ना, V से इसका लेना देना ऐसे है ही नहीं, एज ए सबसेट, एज ए सब स्पेस। V बाई W V का सब स्पेस नहीं होता। V बाई W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। इसके एलिमेंट की स्ट्रक्चर ही अलग है। इसके एलिमेंट सेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट, एक्स प्लस डब्ल्यू टाइप के। और V के एलिमेंट क्या होते हैं? वो कुछ भी हो सकते हैं। इसके एलिमेंट क्या होते हैं? सेट्स होते हैं। कैसे सेट्स होते हैं? एक्स प्लस डब्ल्यू टाइप के। एक कहीं मैंने क्वेश्चन देखा था कि V बाई डब्ल्यू क्या V का सब स्पेस है? तो भाई V बाई डब्ल्यू तो V का सबसेट तक नहीं है, नॉट इवन ए सबसेट ऑफ V। ठीक है, तो V बाई डब्ल्यू पे और चर्चा हम करेंगे। अभी आपको मैंने V बाई डब्ल्यू निकालना बता दिया है, हाउ टू फाइंड V बाई डब्ल्यू। ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट है, बिफोर वी स्टडी लीनियर स्पैन वी हैव टू स्टडी लीनियर कॉम्बिनेशन। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो प्लीज लेट मी नो। सर डीपीपी के क्वेश्चन करा दीजिए, उसके सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इस बार जो प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा फ्राइडे को, उस दिन मैं डीपीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, जितने हो रहे हैं वो करते जाओ, जो नहीं हो रहे हैं इस वीक में करा दूंगा। ठीक है, बोलो भाई। चले आगे। ठीक है, देखना नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट आता है लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन। लेट V over F be a vector space and W be a subspace of V. V ओवर F कोई वेक्टर स्पेस है और W जो है सब स्पेस ऑफ, W सब स्पेस की जरूरत नहीं है, सॉरी। मान लीजिए V कोई वेक्टर स्पेस है एंड सपोज करो कि U1 U2, आप चाहो तो X1 X2 भी लिख सकते हो, X1 X2 डॉट 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 Xn या Xk, कहीं पे भी रुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है, बी वैक्टर्स इन V। तो X1 X2 Xk क्या है, वैक्टर्स इन V हैं। और मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के क्या है, स्केलर्स हैं। तो अल्फा 1 X1 प्लस अल्फा 2 X2 प्लस सोन अल्फा के Xk is called a linear combination of, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब इन्वॉल्व करा है इसमें स्केलर और वेक्टर को, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ X1 X2 Xk। ठीक है, आई समझ में। अरे भाई, मैं अभी ये कह रहा है, अंकित कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सर अपने आप को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और तुमसे जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, और जो ये बार बार तुम यस सर जी सर लिख रहे हो, इसका क्या मतलब समझो फिर मैं। सर कोसेंट स्पेस वो सब स्पेस है, संगमाला कह रही है, जिसमें V बिलोंग टू S टू V। किसने कहा कोसेंट स्पेस सब स्पेस है V का? मैंने अभी क्लियर कर दिया कि वो सब स्पेस है ही नहीं। क्लियर कर दिया कि नहीं? आज की क्लास यहीं तक रहने दूं? नहीं, आज मैं लीनियर कॉम्बिनेशन तो कम से कम समझा दूं भाई, उसके बाद मैं खुद ही रहने दूंगा। तुम लोग मत बताया करो, मुझे पता चल जाता है तुम लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हो। ठीक है,
कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, पर यार याद कराने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं तुमको याद कराऊंगा, तुम पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे हर बार यही बोलोगे। ठीक है। अरे नहीं यार, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ खराब पढ़ाता हूँ दैट इज अनदर थिंग। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे। तुमको कुछ नहीं समझ में आई कोई चीज़ तो वो पूछ लो। पर मैं बार बार जो समझ पाता हूँ, समस्या ये है कि तुमको समझ में तो उस समय आ जाता है जब मैं करा रहा होता हूँ, बट होता क्या है पता है, तुमको याद ही नहीं रहता, तुम भूल जाते हो, तो तुमको लगता है याद समझ में नहीं आया। ये है सबसे बड़ी समस्या, तुमको याद नहीं होता, जैसे बाकी चीजें याद नहीं हो जाती। इफ वी हैव एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर चेक करना है एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स चेक कर लो, याद हो गया। नहीं, सिंपल सी बात है, याद हो गया। एग्जैक्ट बनाने के लिए ये चीजें चेक करने पड़ती हैं, ये ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो वहां ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो याद हो जाता है वो। यहां पे क्या है, यहां पे एक तो अंग्रेजी है, नहीं सबसे बड़ी समस्या शायद अंग्रेजी है। दूसरी समस्या यह है कि चलो अभी समझ में आया था तब से दूसरा एग्जाम्पल शुरू हो गया। अब वो एग्जाम्पल अलग वेक्टर स्पेस का है, पहला वाला एग्जाम्पल अलग वेक्टर स्पेस का था, तो तुम अपने अंदर सामंजस्य नहीं बिठा पाते हो। नहीं, तुम्हारा दिमाग एक साथ जो है इतनी इंफॉर्मेशन कैच नहीं कर पा रहा है। अब अगर तुम ये सोचो कि मैं हर क्लास में केवल एक ही वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल दूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने 5-5 वेक्टर स्पेस करा रखे हैं, मुझे हर एक के एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे, मुझे हर वेक्टर स्पेस से W1 W2 करके दिखाना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना, केवल एक चीज नहीं है। आई बात समझ में? अदिति कह रहे हैं अब हम ऐसा क्या ही करें कि हम भूल जाते हैं, तो फिर से पढ़ो यार, भूल जाते हो तो और क्या करोगे। ठीक है ना, 2-3 बार पढ़ो भाई। अब तुमको ये डेफिनेशन याद ही नहीं होंगे तो क्या क्वेश्चन करोगे बताओ। मैं कैसे ऐसे कैसे मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा दूं कि तुम डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगो, ना तुमको लीनियर स्पैन पता हो, ना लीनियर कॉम्बिनेशन पता हो, ना वेक्टर स्पेस पता हो, बस क्वेश्चन करने लग जाओ तुम फटाफट। वो दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले डेफिनेशन आएंगी, थ्योरम्स आएंगी, फिर क्वेश्चंस आएंगे ना। थोड़ा धैर्य धारण करो, ठीक है ना। ठीक है, तुम्हारा मन लग नहीं रहा पढ़ने में, तुम पढ़ना चाहते नहीं हो, तुम अपने सुख से बाहर नहीं आ रहे हो, कंफर्ट जोन से, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के सुख से, तो कहां से समझ में आएगा ये? फिर तो नहीं समझ में आएगा। अंग्रेजी भी आ गई एक तो, है ना, ये भी एक समस्या है। जो भी है, मतलब जो ना समझ में आया करो पूछ लिया करो, और क्या बोलूं बताओ। इफ देयर इज एनीथिंग जो तुमको खटक रही है वो बता दिया करो, दोबारा बोल दूंगा मैं, ठीक है। दूसरे तरीके से समझा दूंगा, सिंपल सा फंडा है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मान लो वी आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, मान लो x1 x2 x के कोई भी वेक्टर हैं वी के। अब ये k क्या है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम किसी वेक्टर स्पेस से 3 वेक्टर उठा रहे हो तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 वेक्टर उठा रहे हो तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी, 10 वेक्टर उठा रहे हो तो k की वैल्यू 10 हो जाएगी। हाँ, जितने वेक्टर उठा रहे हो उतने स्केलर लेने पड़ेंगे। अगर k वेक्टर उठा रहे हो तो k स्केलर लेने पड़ेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा के नाम रख दिया उसका। फिर क्या करना है, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा के xk करके सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xk। यहां पे x1 x2 xk तो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे जो आपका ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के है, ये वेरी करता रहेगा। डिफरेंट चॉइसेस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के लिए डिफरेंट आपको वेक्टर्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने वी ले लिया होता R3। अब R3 कुछ लोगों को नहीं याद होगा, तो उसमें मेरा क्या कसूर है, नहीं पढ़े हो तो नहीं याद होगा, है ना। R3 क्या होता है सर, मान लो मैंने x1 वेक्टर ले लिया इसमें 1 0 0, मान लो मैंने x2 वेक्टर ले लिया इसमें 0 1 0 या 0 1 1 कर दो, मान लो मैंने x3 इसमें ले लिया 0 0 1,
है ना। तो अगर मैं अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 करूं तो ये क्या बनेगा, अल्फा 1 × 1 0 0 प्लस अल्फा 2 × 0 1 1 प्लस अल्फा 3 × 0 0 1। तो जो कि क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो अल्फा 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 अल्फा 2 इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 0 अल्फा 3, है ना। अब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं आता, इसका मतलब ऑपरेशन नहीं पढ़ा है तुमने। फिर सबको जोड़ना है तो अल्फा 1 प्लस जीरो हो जाएगा अल्फा 1, फिर 0 प्लस अल्फा 2 प्लस जीरो हो जाएगा अल्फा 2, फिर 0 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हो जाएगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, बोलो आया समझ में या नहीं। बोलो। अब यहां पे क्या है कि अगर आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 चेंज करोगे तो क्या होगा, मान लो मैंने अल्फा 1 की वैल्यू सपोज करो 1 ले ली, अल्फा 2 की वैल्यू मान लो 0 ले ली, अल्फा 3 की वैल्यू मान लो 1 ले ली। तो जब मैं अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, अल्फा 1 की जगह 1 है, अल्फा 2 की जगह 0 है। तो अल्फा 1 की जगह 1 रखोगे तो 1 कॉमा ये किसके बराबर आया था, याद है ना, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, यही तो आया था, देखो वहां, है ना। अब अगर अल्फा 1 को 1 ले लो, अल्फा 2 को 0 ले लो, अल्फा 3 को 1 ले लो तो क्या बनेगा, ये 1 कॉमा 0 कॉमा 1, है ना। तो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 बराबर आ गया 1 0 1। तो ये क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया। अब अगर मैं ये अल्फा चेंज कर दूं, मान लो अल्फा 1 0 ले लूं, अल्फा 2 1 ले लूं, अल्फा 3 भी 1 ले लूं, तो यही सेम वेक्टर क्या बन जाएगा, ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा, आप अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 करोगे तो क्या आएगा, बताओ। अल्फा 1 की जगह 0 हो गया तो ये 0 हो गया, अल्फा 2 की जगह पे 1 हो गया तो ये 1 हो गया, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 चेंज करते जाओगे तो यहां जो वेक्टर आएगा वो भी पॉसिबली चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे, है ना, और डिफरेंट चॉइसेस ऑफ स्केलर्स के लिए आप ये जब सम निकालोगे तो ये सम बार बार एक वेक्टर आएगा, वो जो वेक्टर्स आएंगे उन वेक्टर्स को कहा जाता है कि x1 x2 xk के लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्या है, x1 x2 xk के क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखना, एग्जांपल यहां पे जो आया है, जो आपका 1 0 1 है वो x1 x2 x3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो 0 1 2 है वो x1 x2 x3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि कोई वेक्टर x1 x2 x3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसका मतलब है कि आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकालनी ऐसी है कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 करके वो वेक्टर आ जाए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है कि नहीं। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, वो मैंने आपको बता दिया। लीनियर स्पैन आज नहीं कराऊंगा, लीनियर स्पैन कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं वापस 7:30 बजे। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में लास्ट लाइन बस यही लिखी हुई है कि आप जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की ये वैल्यूज लेंगे तो जो आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन था इसकी वैल्यू 0 1 2 आ जाएगी, है ना। यहाँ अल्फा 1, यहाँ अल्फा 2, यहाँ अल्फा 2, यहाँ अल्फा 3 की वैल्यूज रख दीजिए ये वाली, तो ये अलग वेक्टर आ जाएगा। बस इतना ही लिखा है, ठीक है ना। चलिए, लीनियर अलजेब्रा या कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से समझने के लिए पहले तो रिवाइज कीजिए, और दूसरा कोई क्वेश्चन ना आए तो क्वेश्चन पूछिए, बस। और क्या कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया सब्जेक्ट होगा, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सुप्रिया कह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगी, ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। बताएंगे बेटा, बहुत कुछ बताना है अभी, तो कल आने दो, कल कराते हैं, ठीक है ना। नहीं, मैं तो तुमको यार कितना मोटिवेट करूं, तुम लोग खुद डीमोटिवेट हो जाते हो। मैं तो खूब मोटिवेट करूं, तुम खुद ही डीमोटिवेट हो जाते हो, तो क्या बोले उस पर। कोई बुक की जरूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूं बस वो पढ़ो, ठीक है ना। चलिए रिवाइज करके आइएगा, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।